अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का क्विक रिवीजन क्लासेज में वेलकम है। इस वीडियो या इस क्लास को चलाने का उद्देश्य ये है कि आप कैसे कम समय में टॉपिक को फटाफट रिवाइज करें, रिवीजन करें, जिससे एग्जाम में आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, आज क्विक रिवीजन सेशन के अंतर्गत हमने ज्योग्राफी का एक टॉपिक शामिल किया है, वेदरिंग का टॉपिक शामिल किया है। तो वेदरिंग के प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। वेदरिंग के साथ साथ हम लोग एक टॉपिक और इसमें शामिल किए हैं, लैंडफॉर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये टॉपिक भी हमने शामिल किया है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाता है। ठीक है, तो दो टॉपिक आज करेंगे, वेदरिंग का टॉपिक और लैंडफॉर्म्स का टॉपिक। चलिए, वेदरिंग के अंतर्गत अगर आप आएंगे बच्चों, देखिए वेदरिंग का मतलब होता क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय नेचुरल एजेंट्स। इट इज ए स्टैटिक प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत रॉक्स में, चट्टानों में डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन का प्रोसीजर होता है। बेसिकली डिसइंटीग्रेशन या डीकम्पोजिशन के अंतर्गत होता क्या है कि पहले एक बड़ा सा रॉक्स छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और फिर ये छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलकर एक बड़ा रॉक्स बना लेते हैं। तो वेदरिंग के अंतर्गत रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। या आप कह सकते हैं कि रॉक में जो ब्रेक डाउन होता है, टूटने फूटने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग वेदरिंग करते हैं। और इसके पीछे जो है नेचुरल एजेंट्स वर्क करते हैं। रिवर हो सकता है, विंड हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर हो सकते हैं। इन सभी कारणों से रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन या डीकम्पोजिशन हो सकता है। यह 3 टाइप के हैं। वेदरिंग 3 टाइप का प्रोसेस होता है, 3 टाइप का, जिसमें है फिजिकल वेदरिंग या इसी को मैकेनिकल वेदरिंग या भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट, फिजिकल वेदरिंग में it involves rock disintegration without any change in the chemical constituents of the rocks। फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत रॉक्स में बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, बिना किसी रासायनिक या केमिकल चेंजेस के रॉक्स में जो है डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। दूसरा, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल वेदरिंग आर टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इनटू आइस एंड प्रेशर रिलीज मैकेनिज्म। फिजिकल फैक्टर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, फिजिकल वेदरिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, तापमान का घटना या बढ़ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इनटू आइस एंड प्रेशर रिलीज मैकेनिज्म। इन सारे प्रोसेस के थ्रू फिजिकल वेदरिंग होता है। फिजिकल वेदरिंग के अंतर्गत रॉक्स में या चट्टान में डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है, या विघटन होता है, या टूट फूट का प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंड, केमिकल वेदरिंग या इसको बोलते हैं रासायनिक अपक्षय।
रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत अगर आप आएंगे, इट इन्वॉल्व डीकम्पोजिशन ड्यू टू केमिकल चेंजेस। तो देखिए, जब रॉक्स में केमिकल चेंजेस की वजह से, रासायनिक परिवर्तन की वजह से जो वेदरिंग होता है या डीकम्पोजिशन होता है, उसको हम लोग केमिकल वेदरिंग के नाम से जानते हैं। देयर आर वेरियस केमिकल प्रोसेस विच कॉज केमिकल वेदरिंग सच एज सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस एंड कैलेटेशन। ये सभी प्रोसीजर के थ्रू जो है केमिकल वेदरिंग होता है। तो केमिकल वेदरिंग के कारण जब किसी रॉक्स में, जब किसी चट्टान में केमिकल चेंजेस के कारण, रासायनिक परिवर्तन के कारण डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, तो उसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस जैसे प्रोसेस होते हैं। एंड तीसरा, बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में अगर आप आएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लार्जली कंट्रोल इट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत जब पेड़ पौधे और जानवरों के द्वारा जो है रॉक्स में डीकम्पोजिशन होता है, तो उसे हम लोग बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। और बायोलॉजिकल वेदरिंग 3 प्रकार का, फ्यूनल वेदरिंग, फ्लोरल वेदरिंग एंड एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग, 3 प्रकार के वेदरिंग होते हैं। तो इस प्रकार वेदरिंग का मतलब ही यही है कि जब चट्टानों में डिसइंटीग्रेशन या डीकम्पोजिशन होता है, और ये 3 प्रकार से हो सकता है, एक फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, दूसरा केमिकल प्रोसेस के थ्रू, और तीसरा जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और ये जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है, ये पृथ्वी के अपर सरफेस पर या भूपर्पटी या क्रस्ट पर, ठीक है, वेदरिंग के कारण रॉक्स कमजोर हो जाते हैं, चट्टान कमजोर हो जाते हैं, और अन्य नेचुरल फैक्टर के द्वारा वो उसके एलिमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिपॉजिट होते हैं। तो जब रॉक्स के मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा डिपॉजिट होते हैं, तो उनके कारण डिपोजिशन लैंडफॉर्म बनता है, और रॉक्स के कटाव के कारण, अपरदन के कारण, वो रॉक्स में जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसके कारण जो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनता है। तो हम लोग यहीं पे लैंडफॉर्म्स या स्थलाकृतिक टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म्स है और कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, चलिए लैंडफॉर्म्स के बारे में आते हैं। लैंडफॉर्म्स में अगर आप आएंगे, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में आपको 2 प्रकार के लैंडफॉर्म्स मिलेंगे, एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स जिसको अपरदनात्मक भू आकृति बोलते हैं, और दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स या निक्षेपणात्मक भू आकृतियां। तो देखिए, अपरदनात्मक भू आकृति का मतलब क्या है, किसी रॉक्स में कटाव के कारण जो लैंडफॉर्म बनता है, स्थलाकृति बनता है, उसको इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। और जब जमाव के कारण या सेडिमेंट के डिपोजिशन के कारण जो लैंडफॉर्म बनता है, उसको निक्षेपात्मक लैंडफॉर्म के नाम से जानते हैं। चलिए इरोजनल लैंडफॉर्म्स में आते हैं। फ्लूवियल लैंडफॉर्म के अंतर्गत इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर आर यू शेप्ड घाटी, पोर्टोलेस, प्लंग पुल्स, मिएंडर्स। ठीक है, तो ये कुछ स्थलाकृतियां हैं जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत एक इरोजनल लैंडफॉर्म है जो कटाव के द्वारा बनती हैं। ठीक है, दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में अगर आप आएंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर। अब देखिए, जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स है वो इरोजनल भी हो सकता है, डिपोजिशनल भी हो सकता है।
तो जब नदियों के द्वारा जो कटाव करके जो लैंडफॉर्म बनेगा उसको फ्लूवियल में इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, और नदियों के द्वारा कटाव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सेडिमेंट के डिपोजिशन से लैंडफॉर्म बनेगा उसको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में अगर आप आएंगे एलुवियल फैंस, डेल्टा, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स ETC, ये सभी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं जो नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनते हैं, और नदियों के द्वारा कटाव के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स का मतलब यही होता है कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स जो है नदियों के द्वारा इरोजन किए गए और डिपोजिशन किए गए जो दोनों लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कार्स्ट लैंडफॉर्म्स। कार्स्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में अगर आप आएंगे तो कार्स्ट लैंडफॉर्म्स में इरोजनल लैंडफॉर्म्स या अपरदनात्मक लैंडफॉर्म्स, बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। कास्ट स्थलाकृतियों में इसको बोलते हैं कास्ट स्थलाकृति। सबसे पहले अपरदनात्मक लैंडफॉर्म्स का बात करते हैं। पुल्स, सिंक होल्स, लैपीज एंड लाइम स्टोन पावमेंट, केप्स are important erosional landforms made by underground water। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा कटाव करके जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम लोग कास्ट लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने पुल्स, सिंक होल्स, लैपीज, लाइमस्टोन पेवमेंट, केप्स, ये सभी इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। कास्ट लैंडफॉर्म के अंतर्गत इनका निर्माण अंडरग्राउंड वाटर के कटाव के द्वारा हुआ है। ठीक है, दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। जब अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा सेडिमेंट के डिपोजिशन से जो लैंडफॉर्म्स बनता है उसके बारे में अगर आप आएंगे तो स्टैलेक्सिटीज, स्टैलेग्माइट्स, पिलर्स, ETC, ये सभी जो है अंडरग्राउंड लैंडफॉर्म्स के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कास्ट स्थलाकृतियां कैसी बनती हैं? ये अंडरग्राउंड वाटर के कटाव द्वारा, अपरदन के द्वारा और डिपोजिशन के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनता है उसको कास्ट स्थलाकृति या कास्ट लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ देगा कि स्टैलेग्माइट्स जो है किसके डिपोजिशन से बनता है? तो ग्राउंड वाटर के डिपोजिशन से बनता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आएंगे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स या हिमनद स्थलाकृतियां के अंतर्गत इरोजनल लैंडफॉर्म्स अगर आप आएंगे तो देखिए ग्लेशियर्स के द्वारा, हिमनद के द्वारा कटाव होने से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, और डिपोजिशन से भी लैंडफॉर्म्स बनता है वो भी जो है ग्लेशियल के अंतर्गत आएगा। तो देखिए सर्क, कोरी, यू शेप्ड वैली, हॉर्न्स, सीरेटेड रीजेज, ग्लेशियल ट्रॉट्स, हैंगिंग वैलीज, ETC, ये सभी ग्लेशियर्स के कटाव के द्वारा या अपरदन के द्वारा बनने वाले स्थलाकृतियां हैं, जबकि ग्लेशियर के द्वारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स या निक्षेपात्मक जो स्ट्रक्चर या स्थलाकृति बनता है, मोरेन्स, एस्कस, आउटवाश प्लेन्स, ड्रमलिन्स, ये सभी जो है ग्लेशियर्स के
डिपोजिशन से जो है लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स या हिमनद स्थलाकृतियों के अंतर्गत ग्लेशियर के कटाव द्वारा या अपरदन द्वारा और ग्लेशियर के डिपोजिशन या निक्षेपण द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं उन लैंडफॉर्म को हम लोग ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कोस्टल लैंडफॉर्म्स, तटीय स्थलाकृतियां। तटीय स्थलाकृतियां या तटीय क्षेत्र में बनने वाली स्थलाकृति, तो तटीय क्षेत्र में भी कुछ कटाव के द्वारा बनेंगे और कुछ जो है किसके द्वारा बनेंगे, डिपोजिशन के द्वारा। तो देखिए कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो बनता है ओशियानिक वेव्स के द्वारा, समुद्रीय तरंगों के द्वारा। ठीक है, ओशियानिक वेव्स या समुद्रीय तरंगों के द्वारा। तो समुद्रीय तरंगों के द्वारा, ओशियन वेव्स के द्वारा कुछ डिपॉजिट होते हैं, डिपोजिशन के कारण लैंडफॉर्म बनते हैं, और कुछ इरोजन के द्वारा लैंडफॉर्म बनते हैं, तो उसको कोस्टल लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इरोजनल लैंडफॉर्म्स में अगर आप आएंगे, क्लिप्स, टेरेस, केव्स, स्टैक, ईटीसी, ये सभी जो है कोस्टल लैंडफॉर्म के इरोजनल लैंडफॉर्म में आएंगे, जिनके पीछे बनने का कारण है ओशियानिक वेव्स के कटाव से। ठीक है, ओशियानिक वेव्स के डिपोजिशन से या जमाव से बीच बनता है, ड्यून्स बनते हैं, बार्स, बैरियर्स, स्पीट, ये सभी लैंडफॉर्म्स ओशियन वेव्स के डिपोजिशन से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एओलियन लैंडफॉर्म्स। एओलियन लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो ये जो है विंड के द्वारा बनता है। किसके द्वारा, विंड के द्वारा, हवाओं के द्वारा। तो हवाओं के द्वारा जो कटाव करके लैंडफॉर्म बनता है और हवाओं के द्वारा जो जमाव या डिपोजिशन से लैंडफॉर्म बनता है उसको एओलियन लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इरोजनल लैंडफॉर्म्स में अगर आप आएंगे तो पेडिमेंट्स, पेडीप्लेन्स, प्लेयास, डिफ्लेशन हॉलोज, मशरूम रॉक्स, टेबल रॉक्स, पेडेस्टल रॉक्स, ये सभी जो है डेजर्ट एरिया में या मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाओं के कटाव के द्वारा स्थलाकृतियां बनती हैं या अपरदन के द्वारा स्थलाकृतियां बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में अगर आप आएंगे, सैंड ड्यून्स, बर्चेंस, शिप्स, ये सभी जो है विंड, हवाओं के डिपोजिशन से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेजर्ट एरियाज में सैंड को जमा करने से या डिपोजिशन से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो जो एओलियन लैंडफॉर्म्स हैं यह जो है किसके द्वारा बन रहा है, विंड के द्वारा, हवाओं के द्वारा। तो हवाओं के द्वारा कटाव और जमाव या निक्षेपण से बनने वाला जो स्थलाकृति है उसको एओलियन लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स है इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, यह जो है ओशियानिक वेव्स के कटाव और जमाव के द्वारा बनने वाला स्थलाकृति। ठीक है, कटाव और जमाव के द्वारा बनने वाला स्थलाकृति उसको कोस्टल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप आएंगे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, यह जो है ग्लेशियर के कटाव और जमाव से बनने वाला लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आएंगे कास्ट लैंडफॉर्म्स, ये कास्ट लैंडफॉर्म्स किसके द्वारा बनते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के इरोजन एंड डिपोजिशन से
बनने वाला जो लैंडफॉर्म्स है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कार्स्ट लैंडफॉर्म्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। और नदियों के जमाव या कटाव से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको फ्लोवियल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोवियल लैंडफॉर्म्स। तो बच्चों इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने वेदरिंग के प्रोसेस को समझा, हम लोगों ने वेदरिंग के साथ साथ लैंडफॉर्म्स के प्रोसेस को समझा। वेदरिंग का मतलब ही यही है कि किसी भी चट्टान में या रॉक्स में डीकम्पोजिशन या डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग के पीछे तीन फैक्टर है, तीन प्रकार के वेदरिंग। एक है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग और तीसरा जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब देखिए बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल और फिजिकल वेदरिंग के कारण आप देखेंगे कि चट्टानों में कटाव होता है। एक तो कटाव होगा जिसको इरोजन बोलते हैं और दूसरा निक्षेपण होगा, जमाव होगा। तो जब कटाव होगा, जमाव होगा तो इसके पीछे बहुत सारे नेचुरल फैक्टर हैं, जिसमें हमने बताया रिवर के अलावा ग्राउंड वाटर के अलावा ग्लेशियर्स के अलावा अगर आप आएंगे तो ओशियनिक वेव्स। इन सभी फैक्टर्स के कारण डिपोजिशंस हो रहा है और इन सभी फैक्टर्स के कारण इरोजन या कटाव हो रहा है। तो इरोजन और डिपोजिशन के कारण जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उस लैंडफॉर्म्स को भी अलग अलग करके हम लोगों ने देखा। इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके क्विक रिवीजन के अंतर्गत मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।